हेलो फ्रेंड, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे धावनी के बारे में। धावनी क्या होती है। चैप्टर नंबर 12 है, यानी चैप्टर नंबर 12 है। पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ा दिया है, और जिसके बाद जैसे कि 12 पढ़ने के बाद हमको और सारे जो चैप्टर बचता है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा चैनल के नाम है वेलकम क्लास। वेलकम क्लासेस 24 जैसे डालिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस चैनल पे 8 से लेकर 12 तक इस क्लास पे कराया जाता है। ठीक है ना, तो अध्याय 12 आज पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, तो चलो सबसे पहले देखते हैं। चलिए, इस पे थोड़ा कलर चेंज कर रहे थे। देखिए, अध्याय धावनी क्या होती है, यानी धावनी क्या, जिसे हम सुनते हैं वही क्या होती है, धावनी होती है। तो धावनी की क्या क्या विशेषता है, क्या क्वालिटी है, उसको देखेंगे अब हम। ठीक है, तो चलिए धावनी की क्या क्वालिटी देखते हैं। देखिए क्या होता है, किसी माध्यम में धावनी संपीड़नों तथा विरलनों वेव रूप में संचारित होती है। यानी विरलेनो वेव रूप क्या होता है, हम बता देते हैं। विरलेनो वेव रूप जैसे कि इसकी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। धावनी की देखिए, धावनी बूम, जब धावनी उत्पादक स्रोत में धावनी की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो ये ये वायु में प्रघाती तरंगें उत्पन्न करती है। इस प्रघाती तरंगों को बहुत अधिक ऊर्जा होती है, जिससे इस प्रकार की प्रघाती तरंगों संबंध वायु दाब के परिवर्तन में एक बहुत तेज प्रबल धावनी उत्पन्न होती है, जिसे हम धावनी बूम कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद नहीं रखना है, इसको केवल देख लेना है। जो याद रखना है उसको मैं खुद बोलूँगा, उसको पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिए। केवल इसको अभी आपको देखना था कि क्या कह रहा है, केवल इसको देखना था अभी। ये नंबर 12 नंबर था हमारा जो चैप्टर नंबर। तो ये देखिए, सब डिटेल बाई डिटेल देख लिए ना। तो उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे ये धावनी के बारे में। ठीक है, धावनी के बारे में अभी हमने धावनी बूम देख लिया। फिर देखेंगे आगे क्या दे रहा है इसके, प्रधावनी चाल। प्रधावनी प्रधावनी चाल, धावनी की चाल से भी अधिक चाल से कोई पिंड गति करता तो उसे प्रधावनी चाल कहते। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है और समझना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एक क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रधावनी चाल यानी धावनी की चाल से भी अधिक चाल कोई पिंड गति करता है तो उसे प्रधावनी चाल कहते हैं। अब ये जो है प्रतिधावनी, ये जो प्रतिधावनी क्या होता है इसको देखना है। प्रतिधावनी क्या होता है देखना है इसको, ये इम्पोर्टेंट है। प्रतिधावनी देखिए, जब कोई धावनी किसी माध्यम से टकरा कर, ये प्रतिधावनी का मतलब ही होता है कि मतलब होता है कि ये पीछे आना ही है या टकराना ही होता है। प्रति का मतलब, जब कोई धावनी किसी माध्यम से क्या करे, जब कोई धावनी किसी माध्यम से टकरा कर परिवर्तित होती है तो वह धावनी हमें पुनः सुनाई देती है, उसे प्रतिधावनी कहते हैं। यानी सीधे सीधे पे कहेंगे, जब हम कुछ धावनी बोल रहे हैं और धावनी बोलने के बाद टकरा कर तुरंत वापस आ जाती है तो प्रतिधावनी हो जाएगी। दूसरा नंबर दे रहा है कि यानी पॉइंट टू पॉइंट बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो पॉइंट टू पॉइंट बनाया गया है। तो देखिए क्या करें, धावनी का दीवार से बारंबार परावर्तन जिसके कारण धावनी निर्बल होता है अनुरण कहलाता है। अनुरण को कम करने के लिए भवनों में पर्दे लटकाए जाते हैं ताकि धावनी का अवशोषण हो सके। इससे अतिरिक्त कमरे में श्रोताओं की उपस्थिति अधिक अधिक तो भी धावनी का अवशोषण हो सके। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये अनुरणन क्या होता है कि अनुरणन का मतलब होता है जैसे कि हम बोलते हैं, तो हम बोलते हैं तो जो धावनी सारा तो वापस चला नहीं जाता है और टकरा भी नहीं जाता है, तो कुछ अवशोषित हो जाता है। जैसे कि प्रकाश आता है, जैसे पृथ्वी पे ये प्रकाश आएगा आपका, तो ये पृथ्वी प्रकाश वापस थोड़ी ना पूरा चल जाता है, कम से कम कुछ ना कुछ अवशोषित हो जाता है। 100% में 2% अवशोषित मान लीजिए। तो यही कहने का मतलब है मेरा अनुरणन। अनुरणन क्या होता है, तो अनुरणन वो चीज़ होता है बताइएगा कि जो धावनी आती है
तो क्या होती है, कुछ पर्दे जो लगे होते हैं उसमें अवशोषित होकर, कुछ श्रोता जो होते हैं देखने वाले उससे अवशोषित होकर टकराकर वापस चला जाता है। अब देखिए क्या करें कि मनुष्य में धावनी का श्रव्यता का परिसर है। श्रव्यता का मतलब होता है कि मनुष्य में जो धावनी का सुनने का कैपेसिटी कितना होता है, ये देखेंगे इसको, यानी श्रव्यता। यानी श्रव्यता बोलते हैं जिसे सुनने योग्य है, अश्रव्य जो बोले जो अनसुनने योग्य। जैसे कि यहाँ देखेंगे कितने सुनने योग्य हमारी धावनियाँ हैं और कितने सुनने योग्य नहीं है। चलिए देखिए कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट धीरे धीरे से बता रहे हैं, समझिए। कह रहे कि मनुष्य में धावनी की श्रव्यता का परिसर 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होता है। जैसे कि मनुष्य सुनता है ना, जो श्रोता सब सुनते हैं, तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक स्पष्ट सुन सकते हैं। अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको पहचान नहीं पाएंगे ये। और दूसरे धावनी में अब देखिए क्या करें, ये भी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट लगा देखिए स्टार लगा देते इस पर, या तो IMP लिख देते हैं, ठीक है ना, IMP लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या करें, मनुष्यों में धावने की श्रव्यता का परिसर, श्रव्यता मतलब सुनने का परिसर, रेंज, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। तो इंग्लिश में देखिए ये 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक मनुष्य सुन सकता है। उसके बाद देखिए 20 हर्ज से कम आवृत्ति धावनियों को अश्रव्य धावनी कहते हैं। अश्रव्य मतलब अनसुनने योग्य, जो हमें सुनाई नहीं देता है। कितने से, 20 हर्ज से कम आवृत्ति धावनी हो ना, उससे हम सुन नहीं सकते हैं। इस पारस 20 हर्ज से कम यानी 20,000 से अधिक आवृत्ति को धावनियों को पाराधावनी कहते हैं। अब ये पाराधावनी क्या होता है, तो पाराधावनी ये चीज़ होता है जैसे कि 20,000 हर्ज से स्टार्टिंग होगा, कितने से स्टार्टिंग होगा, 20,000 हर्ज से अधिक से स्टार्टिंग होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पाराधावनी कहेंगे। यहाँ देखिए कहा है कि 20, ये पॉइंट पे देख लीजिए, 20 हर्ज से आवृत्ति की धावनियों का अश्रव्य धावनी कहते हैं। इसका पारासार 20,000 हर्ज से कम और 20,000 से अधिक आवृत्ति धावनियों को हम पाराधावनी कहेंगे। और कल हम मैथ का लेकर आ रहे हैं 10th का माध्य माध्यिका बहुलक रेंज, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। पॉइंट 2 ट्रिकली होगा, पॉइंट भी होगा और आपको समझाया भी जाएगा डिटेल्स, ठीक है। तो माध्य माध्यिका बहुलक, मीन मीडियन मोड, ये खत्म हो जाएगा आपका। चलिए अब दूसरा अगला क्या करें, पाराधावनी की आवृत्ति उच्च होती है, ये पॉइंट कहेगा कि पाराधावनी की आवृत्ति कैसी होती है, कम होती है, नीच होती है, तो ऊंच होती है। तो पाराधावनी की आवृत्ति कैसी होती है, आवृत्ति मानी वेव कैसे होता है, ऊंच होती है। चलिए, पाराधावनी तरंग का हृदय के विभिन्न भागों से परिवर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, हृदय के प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। इस तकनीकी को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, हृदय की गति को मापने को हम कार्डियोग्राफ कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसे इकोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इको मतलब किस में यूज किया जाता है, देखिए इको साउंड में यूज किया जाता है ना, इको, तो इको मैंने इक्वलाइज, इको ये साउंड में यूज किया जाता है, समझिएगा। तो ये क्या होता है, ये धावनी से संबंधित, कार्डियो से संबंधित। फिर से सुनिए, पराधावनी तरंगे को हृदय के विभिन्न भागों से, जो दिल है, हृदय की प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। इस तकनीकी को हम कहेंगे कार्डियोग्राफी कहेंगे। कार्डियोग्राफी कब कहेंगे, जब ये पाराधावनी तरंगे हृदय के विभिन्न अंगों में परिवर्तित कर हृदय के प्रतिबिंब बना ले, तब उसे हम कहेंगे इकोकार्डियोग्राफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब धावनी किसी माध्यम में संचारित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व के अधिकतम मान न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान के तक दोलन पूरा करता है। चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा हम खुद कर देंगे, छोड़ दीजिए। बेकार के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, उतना ही पढ़ो जितना हमें काम है, जितना एग्जाम दृष्टि से वो पॉइंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको पढ़ने के बाद ही मालूम चलता है कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर आप इतना तक पता लगा लेते तो समझिए कि आपका अब ये क्या कह रहा है कि ये देखिए आवृत्ति क्या होती है, यानी आवृत्ति क्या होती है। चलिए इसको थोड़ा साइज हम स्क्रॉल डाउन करके बड़ा कर देते हैं।
अब देखिए क्या कह रहा है कि आवृत्ति कहलाती, यानी आवृत्ति किसे कहते हैं या आवृत्ति कहलाती, आवृत्ति क्या होता है इसको देखेंगे। बोलिएगा एकांक समय में, एकांक समय मतलब एक ही समय में इन दोलनों की कुल संख्या धावनी तरंग की आवृत्ति कहलाती है। एकांक समय में यानी 1 मिनट में जितने भी दोलन हो जाए यानी कुल संख्या को धावनी तरंग की आवृत्ति कहेंगे। धावनी तरंग क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या धावनी तरंग की आवृत्ति कहलाती है। आगे पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजारने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को टी अक्षर से निरूपित करते हैं। आवर्तकाल को किससे निरूपित करते हैं, तो बोलिएगा आवर्तकाल को हम टी से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, टी से, यानी टी लिख देंगे तो कहेंगे ये क्या है, आवर्तकाल है। अगला देखिए, इसका मात्रक सेकेंड होता है। इसका मात्रक का आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, बोलिएगा सेकेंड होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। अगला पॉइंट है, किसी उत्सर्जित धावनी की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है। किसी उत्सर्जित धावनी की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, माने जो धावनी उत्पन्न होती है तो हमारा दिमाग जो होता है वो किस प्रकार अनुभूत करता है, किस प्रकार अनुभव करता है। और एक बात हम बता देते हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वेलकम क्लास के नाम से है और पीएसपी बोर्ड के नाम से भी 10th, पीएसपी बोर्ड के नाम से 10th, आप जाके उस पर क्यूज होता है, आप जाके अटेंड कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। यानी 8 से 12 तक, यानी समझिए कि वो पुलिस से लेकर मतलब सब जितने स्टेट गवर्नमेंट जॉब वगैरह हो तैयारी करते हैं वो जाकर देख सकते हैं। और ये थोड़ा अपना ये जो है चैनल हो सपोर्ट करने की ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा आप कुछ नहीं कहा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल पे ध्यान देते हैं। हम कह रहे हैं किसी उत्सर्जित धावनी की आवृत्ति को मस्तिष्क हमारा किस प्रकार अनुभव करता है, यानी कैसे महसूस करता है उसको देखेंगे। कैसे अनुभव तरत्व कहते हैं, अनुभव तरत्व कहते हैं। जब हमारा ध्वनि कहेंगे, जब हमारा मस्तिष्क अनुभव ध्वनि को कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, बोलना, तो हम क्या कहेंगे, तो बोले उत्पाद सॉरी भूलिएगा, हम इसे तरत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, तरत्व कहेंगे। उत्पादक स्रोत के निकलने के लिए धावनी, ये भी प्रबल कम होती है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एकल आवृत्ति की धावनी को टोन कहते हैं। एक ही आवृत्ति की जो धावनी निकलता है उसे टोन कहते हैं। जब एकल आवृत्ति होनी, एक ही आवृत्ति के साथ निकल, जैसे कि ये निकल रही है लकार की, ये लिए करके निकलेगी तो हम कहेंगे ये क्या है, टोन है। इन आवृत्तियों के मिश्रण को उत्पन्न धावनी यानी नोट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, नोट कहते हैं। यह सुनने में सुखद होती है और शोर कर्ण प्रिय नहीं होता है, सुनने में सुखद होती है, ठीक है। टोन को सुनने में सुखद होती है। चलिए अब जो प्रश्न है, क्या प्रश्न कह रहे हैं उसको प्रश्न देखेंगे। कह रहे किस माध्यम में धावनी द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपको कानों तक कैसे पहुंचता है, विक्षोभ कानों तक कैसे पहुंचता है। चलिए तो इसको देखते हैं। ये देखिए इसका आंसर है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, या तो हम पढ़ रहे हैं उसको सुनिए। केवल ध्यान लगाकर सुनना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, आपको केवल ध्यान ही लगाना है। बोलना है एक यानी तरंग एक विक्षोभ है। क्या है, तरंग क्या है, एक विक्षोभ है। सबसे पहले पूछेगा तरंग क्या है, तो विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है। क्या करता है, इसके माध्यम चाहिए, कम से कम इसे माध्यम चाहिए, बिना माध्यम का नहीं चल सकता है, होकर करता है। और माध्यम के निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करता है। माध्यम को जो कण गति उत्पन्न करता है, ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक विक्षोभ हमारे कानों तक न पहुंच जाए, ठीक है। जैसे कि हम कहेंगे जब तक आवाज़ लगाते हैं किसी व्यक्ति को, जब तक वो उसका कान तक ही नहीं पहुंच जाए आवाज़। अब ये तो क्वेश्चन जो ये नहीं है, कह रहा है कि आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ये सब यांत्रिक तरंगे, ये सब पढ़ लीजिए। जो इम्पोर्टेंट होगा हम खुद बताते चलेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि आप ये दिया है कि जल
वायु, जल या लोहे में किस माध्यम में धावनी सबसे तेज होती है? तो देखिए सबसे तेज ठोस में होती है, सबसे तेज ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में, फिर द्रव में, उसके बाद गैस में होती है। ठीक है, तो सबसे ठोस किस में? ठोस में होती है। तो देखिए वायु, जल, लोहा, तो बोलिएगा लोहा में सबसे तेज होती है। इसका आंसर हो जाएगा लोहा। इसका आंसर क्या होगा? लोहा। यहाँ देखिए धावनी निम्न में से किसका रूप है? धावनी निम्न में से किसका रूप है? उष्मा का, गति का, ऊर्जा का, रेडियो का? तो बोलिएगा ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का। धावनी निम्न में से किसका रूप है? तो एनर्जी यानी ऊर्जा का रूप है। किन किन क्रियाओं कलापों द्वारा हम धावनी उत्पन्न कर सकते हैं? यानी कौन कौन से, अब खुद से देख लिए अपने जो हम लोग करते हैं भविष्य में, जो हम देखने को मिलबे करता है। देखिए किन किन क्रियाकलापों द्वारा हम धावनी उत्पन्न कर सकते हैं? तो बोल जब किसी वस्तु पर आघात, यानी आघात मतलब चोट करके, घर्षण द्वारा भी हो सकता है, खुरुच द्वारा, रगड़ द्वारा, वायु, फूंक, उनको हिलाकर भी किया जा सकता है। यानी आमतौर पे जैसे कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हम धावनी निकल रहा है, तो क्या है? धावनी उत्पन्न करने की जरिया है। ठीक है, अब पूछिएगा कि धावनी का संचरण माध्यम बताइए। धावनी कैसे कैसे पहले चलती है, यानी धावनी कैसे जा रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम? तब बोलिएगा सबसे पहले ठोस में जाती है। किस में जाती है? अभी तो बताए थे, उसके पहले ठोस में, उसके बाद किस में? द्रव में, उसके बाद गैस में। ठीक है, तो धावनी किस किस माध्यम से एक्टिव होती है? तो बोलिएगा ठोस, द्रव, गैस। बहुत लंबा चौड़ा है, लिखा है तो उसको छोड़ दीजिए। अब ये याद रख लीजिए, संपीड़न किसे कहते हैं? संपीड़न किसे कहते हैं? संपीड़न किसे कहते हैं? बोलिएगा जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करता है तो उसे उच्च दाब को क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे संपीड़न कहते हैं। उसे संपीड़न कहते हैं। जैसे कि हम कोई स्प्रिंग ले लेंगे, ठीक है, अब उसे कंपन कराएंगे तो आगे की ओर जो कंपन करते हुए जाएगा, इस प्रकार उच्च दाब जो बढ़ते जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? संपीड़न कहते हैं। अब कहेगा कि विरलन किसे कहते हैं? विरल किसे, विरल कैसे कहते हैं? जब कोई कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करता है। हमने अभी देखा है जो आगे की ओर बढ़ता है उसे संपीड़न कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु स्थिर से उसे कंपन करा कर आगे की ओर बढ़ते जाता है तो हम उसे संपीड़न कहते हैं। अब ये कह रहा है कि विलयन किसे कहते हैं? तो जब कोई कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करता है तो इस प्रकार निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम विरलन यानी आर से सूचित करते हैं। धावनी तरंगे क्या है, ये कैसे बनती है, इसको देख लीजिएगा। उसी को तो आप शॉर्ट डिसीजन भी ले सकते हैं, स्किप करके, स्किप बोल रहे हैं आप, स्टॉप करके भी इस क्लास को देख सकते हैं। ये देखिएगा 9 नंबर क्या करेगा कि किसी धावनी की तरंग धैर्य, आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आयाम से अभिप्राय है। जैसे कि किसी धावनी की तरंग से हम क्या समझते हैं, आवृत्ति से क्या समझते हैं, आवर्तकाल से क्या समझते हैं, आयाम से क्या समझते हैं, उससे हम ये देखेंगे। तो देखिए तरंगधैर्य, तरंगधैर्य यानी एंगस्ट्रॉम जिस कहते हैं वो सही मात्रा होता है। तरंगधैर्य किन्हीं दो निकटतम श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी, तरंगधैर्य जो है किन्हीं दो निकटतम श्रृंग अथवा गर्तों के बीच की दूरी या एक दोलन पूरा करने में तरंग, एक दोलन पूरा करने में तरंग द्वारा ली गई दूरी को तरंगधैर्य कहते हैं। ली गई दूरी को हम क्या कहेंगे? तरंगधैर्य कहते हैं। फिर से एक बार मिला लीजिए, फिर से एक बार देखिए, किन्हीं दो निकटतम श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को या एक दोलन पूरा करने में तरंगों के द्वारा ली गई समय या दूरी को तरंगधैर्य कहते हैं। आवृत्ति, एक सेकंड में दोलन की संख्या की आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में दोलन की संख्या, यानी एक सेकंड ही ये हो रहा है और ये पेंडुलम जो है दोलन की संख्या को हम क्या कहेंगे? उसे हम आवृत्ति कहेंगे। आवर्तकाल क्या होता है ने? ये एक चक्कर, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक चक्कर लगाने में
ये कितना समय, आवर्तकाल, एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दोलन पूरा करेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। और जो 1 सेकंड में जो पूरा करेगा उसे आवृत्ति कहेंगे। ठीक है। आयाम क्या है, तो बोलिएगा आयाम किसी तरंग के संचरण माध्यम के कोणों का संतुलन स्थिति, अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कोणों का संतुलन की स्थिति में अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। अधिकतम मतलब विस्थापित जो हो जाए उसे आयाम का, किसी तरंग के संचरण के माध्यम में के कोणों का संतुलन की स्थिति में अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है। धावनी की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर स्पष्ट बताइए। और एक बात होता है, धावनी का पूछता है एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह धावनी किस में मापते, तो बोलिएगा डेसिबल में मापते। किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। धावनी किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापते हैं। छोटा मोटा बहुत क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग कितने दूरी पे हम अवश्य 16 से 17 मीटर तक दूरी रहता है तो हमें स्पष्ट सुनाई दे देती है। धावनी बूम किसे कहते हैं, तो देख लिए ठोस द्रव गैस में धावनी की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ये तो पहले ही बताते, अभी बता। देखिए ठोस में धावनी की चाल सबसे अधिक होती है, किसमें होती है, ठोस में बताए हैं पहले, उसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। प्रति धावनी किसे कहते, जब यहाँ देखिए एक डायरेक्ट हम चाहते तो क्वेश्चन करा देते, लेकिन नहीं, उसे समझ नहीं आता, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मिलेगा आपको और आपको समझने के भी जो चैप्टर है उसके बारे में मिलेगा। तो प्रति धावनी मतलब जैसे कि ये जो धावनी चाह रही है और यहाँ से कोई दीवार है टकरा कर फिर क्या करेगी, आप ही से परिवर्तित हो जाएगी। तो जब कोई धावनी किसी माध्यम से टकरा कर परिवर्तित होती है तो यह धावनी पुनः सुनाई देती है, तो जिसे हम प्रतिधावनी कहते हैं। और देखिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की धावनी श्रोता से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, हमने बताया है 16 to 17। ये देखिए 17 दिया है, 17.2 मीटर दिया है। तो आप स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की कितनी दूर पर रहेंगे तो सुनाई दे देगा, तो 16 से 17 मीटर के दूर तक। अभी अनुरणन किसे कहते हैं, तो ये भी पढ़ लीजिए केवल, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। कह रहा है कि अनुरणन किसे कहते हैं, तो धावनी की दीवारों से बार बार परिवर्तन जिसके कारण धावनी निर्बल हो जाती है, अनुरणन कहलाता है। जैसे कि कह रहे हैं कोई धावनी है, अभी इसे दीवार से कम जाके 10 बार टकरा रही है, तो ये क्या हो जा रही है, तो उस धावनी जब निर्बल हो जाती तो उसे हम अनुरणन कह देते, क्या कहते हैं, अनुरणन कह देते हैं। ठीक है। तो धावनी की दीवारों से बार बार परावर्तन जिसके कारण धावनी निर्बल होता है, अनुरणन कहलाता है। इसे कम करने के लिए भवनों में पर्दे लटकाए जाते हैं। ये तो बता दीजिए, जैसे कि कम करने के लिए मनुष्य में धावनी की सर्वथा का परिसर कितना होना चाहिए, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक बताए हैं। और इससे कम होगा तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे, 20,000 से अधिक भी हो जाएगा तो नहीं सुनेंगे। अश्रव्य श्रव्य बताया गया, अश्रव्य मतलब नहीं सुनने योग्य, श्रव्य मतलब सुनने योग्य। ये पाराश्रव्य धावनी होता है। जैसे कि आश्रव्य धावनी किसे कहते हैं, आश्रव्य धावनी का पारस क्या है, पारस मतलब अधिक से अधिक क्या होता है, पारिस। चलिए देखिए 10 नंबर कहते हैं अश्रव्य धावनी किसे कहते हैं, बोलिएगा 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति धावनी का अश्रव्य धावनी कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम धावनी हो तो उसे हम अश्रव्य कहेंगे। इसका पारस 20 हर्ट्ज से, इसका पारस 20 हर्ट्ज से कम होता है, क्या होता है, कम होता है, तो ही हम नहीं सुनते, तो हम क्या कहेंगे, अश्रव्य, हमने सुना ही नहीं, अश्रव्य। पराधावनी किसे कहते हैं, यानी पराधावनी का पारसर क्या होगा, पराधावनी किसे कहेंगे, इसका पारस क्या होगा, यानी पारस क्या होगा, तो बोलिएगा पाराधावनी यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति धावनी को पाराधावनी कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक धावनी को पाराधावनी कहते हैं। इसका पारस 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, इसका पारस 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। जैसे कि पाराधावनी, तो पाराधावनी मतलब पर अधिक होना, आश्रव्य धावनी 20 हर्ट्ज से कम होना। ठीक है।
पराध्वनि के 3 अनुप्रयोग को लिखे। पराध्वनि के 3 अनुप्रयोग को लिखे। तो पराध्वनि के उन भागों में उन पराध्वनि प्राय उन भागों को साफ करने में की जाती है जिनका पहुंच कठिन है, जिससे सर्पिलाकार। तो पराध्वनि का प्रयोग कहाँ करेंगे? जैसे कि आप लोग पाइप वाइप देखते हैं ना, जिसमें हम लोग जा नहीं सकते, कोई व्यक्ति जा नहीं सकता, तो उसको साफ सफाई करने में पराध्वनि का यूज होता है। एक तो ये हो गया। नली में, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे इत्यादि में किया जाता है प्रेशर मार के। पराध्वनि का उपयोग अगला 2 नंबर देखिए, बल्कों में यानी ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी जो जैसे कि दरार नहीं पड़ जाती है ऐसे करके रेकरिंग करके, तो उसको पता लगाना। चिकित्सा क्षेत्र में पराध्वनि अल्ट्रासाउंड का प्रयोग बीमारियों को पता लगाने में किया जाता है। कार्डियो से किसे कहते हैं? कार्डियो तब देखिए नहीं, हृदय की गति को जो अति कर देता है, माप देता है। अल्ट्रासोनिक क्या होता है? जिसे हम लोग सुन नहीं पाते हैं, उसे जैसे कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गई, ये सब सुनती है, वो अल्ट्रासाउंड ध्वनि हो गया। इसको शॉर्ट स्क्रीन लेकर देख लीजिए। ठीक है। गर्भाशय संबंधी बीमारियों के लिए पेप्टिक अल्सर का पता लगाने के लिए सोनार शब्द का पूरा नाम क्या होता है? यानी साउंड नेविगेशन एंड द रेगनिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेगनिंग। देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये आवृत्ति के सही मात्रा हर्ट्स होता है, आवृत्ति का सही मात्रा हर्ट्स होता है। सोनार यहाँ से देखते ना, तो देखिए सोनार का पूरा नाम फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड द रीजनिंग होता है। साउंड नेविगेशन एंड द रीजनिंग होता है। सोनार क्या है, इसका उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग हम सीधे सीधे बता देते हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। सोनार का प्रयोग जो जलमग्न होता है ना, यानी पानी में, समुद्र उमुद्र में किसी चीज़ को खोजने में किया जाता है। देखिए इसमें सूचक होता है जिसे नाव या जहाज में लगाया जाता है। सोनार की तकनीकी का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटी, पनडुब्बी, हिमशैल, डूबे हुए जहाज आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। ओके, अब देख लीजिए। अब यहाँ से डिफिनेशन इसका क्या है, तो बोलिएगा। सोनार एक युक्ति है जिसमें जल में स्थिति, बिंदु की दूरी, दिशा तथा जल मापनों के लिए पराध्वनि के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको आज यही तक रहने देते हैं।